नमस्कार साथियों, आज हम आपके सामने चैप्टर बिलियन, इंग्लिश में कहते हैं सॉल्यूशन, इसके प्रीवियस ईयर के न्यूमेरिकल क्वेश्चन लेकर आए हुए हैं जो कि आगामी बोर्ड परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आइए उनको बिना समय गंवाए समझते हैं। और आज की क्लास ये बहुत ही इम्पोर्टेंट आप लोगों के लिए रहेगी जिनको न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम रहती है। तो आइए ध्यान से समझते हैं जिससे आपको बिलियन पार्ट बिलियन इसका कोई भी सवाल अगर आता है तो आपको बन जाएगा। देखिए, ये पहला क्वेश्चन है, एक जलीय बिलियन में यूरिया भार से 5% और ग्लूकोज भार से 10% उपस्थित है। पानी का मोलल अवनमन स्थिरांक 1.86 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स है। बिलियन का हिमांक ज्ञात कीजिए। सॉल्व करते हैं। तो अगर आप सवाल को समझें तो सवाल में ये जल है, ये जल हो गया। जल को आप लोग क्या बोलते हैं? विलायक। इसमें आपने यूरिया मिलाया तो ये पहला पदार्थ हो गया, यूरिया मिला दिया। और ग्लूकोज मिलाया तो ये आपका पदार्थ कौन सा हो गया? दूसरा हो गया, ग्लूकोज मिला दिया। जब ये दोनों यहां पे मिल जाएंगे तो ये जो पूरा है इसको फिर आप क्या बोलने लगेंगे? बिलियन। इसको आप क्या बोलने लगेंगे? बिलियन। तो देखिए, 100 ग्राम, क्योंकि ये लिखा हुआ है भार और प्रतिशत का मतलब क्या होता है? 100। तो 100 ग्राम बिलियन में 5 ग्राम क्या है? यूरिया है। एवं बिलियन तो वही है और इसमें भी आप देखिए प्रतिशत लगा हुआ है, एवं 100 ग्राम बिलियन में ही मतलब बिलियन वही है 100 ग्राम, उसी बिलियन में 10 ग्राम ग्लूकोज है। ठीक है, 10 ग्राम क्या हो गया? ग्लूकोज। क्योंकि देखिए भार इसमें भी है, तो भार है तो इसलिए ग्राम आ गया, और 10 लिखा है तो 10 ग्राम ग्लूकोज हो गया। मात्रा, इसके बाद यूरिया का अणुभार मॉलिक्यूलर वेट। यूरिया का सूत्र क्या होता है? NH2CONH2। तो इसका जो अणुभार होगा नाइट्रोजन का परमाणु भार मतलब एटॉमिक वेट। नाइट्रोजन का 14, हाइड्रोजन का 1 होता है, 2 हाइड्रोजन है तो 2 हो जाएगा, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16, नाइट्रोजन का फिर से 14 और हाइड्रोजन का 1 होता है लेकिन 2 हाइड्रोजन है तो 2 हो जाएगा। तो टोटल कितना हो गया? 60। इसी प्रकार ग्लूकोज का अणुभार मतलब मॉलिक्यूलर वेट, अणुभार। तो ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6। कार्बन का परमाणु भार मतलब एटॉमिक वेट कितना होता है? 12, 12 छंग 72। हाइड्रोजन का कितना होता है? 1, तो 1 गुणा 12 करेंगे तो 12, प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है? 16, 6 ऑक्सीजन है तो 16 छक्का 96, तो 12 छंग 72 प्लस 12 प्लस 96, टोटल करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 180 अणुभार आ गया। ठीक। अच्छा, आपको दिया गया है मोलल अवनमन स्थिरांक, इसको आप कहते हैं KF, 1.86 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। बिलियन का हिमांक निकालना है तो आप जानते हैं डेल्टा TF समानुपाती
समानुपाती हटा दीजिए तो ये होता है KF गुणा मोललता। मोललता को इंग्लिश में मोलैलिटी कहते हैं, मोलैलिटी। तो डेल्टा TF क्या है साथियों? हिमांक में अवनमन, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। तो हिमांक में अवनमन बराबर KF इंटू मोललता, मोलैलिटी। तो डेल्टा TF बराबर KF का मान रख दीजिए, KF का मान 1.86 इंटू मोललता। मोललता का सूत्र फॉर्मूला होता है मोललता बराबर पदार्थ की ग्राम में मात्रा, या हम कहते हैं पदार्थ में मोलों की संख्या बटे विलायक का किलोग्राम में भार। अच्छा, मोल बराबर क्या होता है? मोल बराबर होता है W/M। W क्या है? ग्राम में मात्रा, और M क्या है? अणुभार। ठीक है, तो देखिएगा मोललता बराबर मोलों की संख्या, पदार्थ में मोलों की संख्या। पदार्थ कौन है? एक तो ये यूरिया है और दूसरा क्या है? ग्लूकोज। तो N1 प्लस N2 मतलब यूरिया के मोल प्लस ग्लूकोज के मोल बटे विलायक का किलोग्राम में भार। विलायक मतलब जल। तो आप ये बताइए विलयन कितना है? विलयन है आपका 100 ग्राम, और पदार्थ हो गए 5 ग्राम और 10 ग्राम। तो विलायक का भार कितना है? तो विलायक मतलब जल का भार बराबर 100 माइनस 5 माइनस 10 मतलब 85 ग्राम। सही है ना भाई? टोटल विलयन है 100, पदार्थ 5 है और दूसरा कौन सा है? 10 है। तो जल कितना बचा? विलायक कितना बचा? घटा दिया तो 85 ग्राम आ गया। यहां देखिए, तो यहां हमने रख दिया W, और W किस में होना चाहिए? किलोग्राम में। अब मान रखते हैं, तो देखिए जैसे ही आपने मान रखा तो डेल्टा TF बराबर KF का मान 1.86 गुणा मोल, और मोल बराबर क्या होता है? W/M। W मात्रा है, M अणुभार है। तो देखिए N1 किसके मोल थे? यूरिया के। तो ये क्या हो जाएगा? इसकी मात्रा यूरिया की कितनी है? 5 बटे अणुभार कितना है? 60 प्लस N2 मोल किसके हैं? ग्लूकोज के। तो मोल बराबर W कितना है यूरिया ग्लूकोज का? 10। अणुभार कितना है? 180 मोल हो गए, बटे विलायक का किलोग्राम में भार। विलायक माने जल कितना है? 85 हो गया, ग्राम में है। देखिए 85 ग्राम में है, और यहाँ क्या चाहिए? किलोग्राम में। तो किलोग्राम में बदल दीजिए। तो आप क्या करेंगे? 1000 का भाग दे देंगे। अब इसको सॉल्व करना है। 5 से ये काटा 12 बार, ये खत्म। तो आ गया डेल्टा TF बराबर 1.86 1/12 प्लस 1/18 85, और इस 1000 कहाँ जाएगा साथियों? ऊपर 1000। ये 1000 कहाँ चला गया? ऊपर। 1.86 लासा ले लिया, 12 और 18 लासा आ गया, LCM। ये 18 प्लस 12 1000, ये ज्यों का त्यों बटे 85। 1.86 गुणा 18 और 12 कितना हो गया? 30 गुणा 1000 बटे ये नीचे आ जाएगा
12 गुणा 18 गुणा 85, ठीक है। 12 गुणा 18 ये नीचे आ गया, 85 पहले से था, इसका दशमलव हटाया, यहाँ 2 जीरो, 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल। अच्छा, इसके बाद 6 से काटा, 6 तीक 18, 6 एकम 6, 6 तीक 18, 6 एकम 6, और ये काट दिया 6 तीक 18, 3 से ये काट दिया 10 बार, ठीक। ये कितना आ गया, 31 गुणा 10 गुणा 10, 3100 बटे 12 का गुणा किया, 12 पंचे 60, 6 हासिल, 12 अट्ठे 96, 96 और 6 102, ये जीरो से ये जीरो, जब भाग देंगे आप इसका तो ये आएगा 3.03 डिग्री सेंटीग्रेड। ये आ गया आपका डेल्टा TF। आपको हेमांक में अवनमन नहीं पूछा है, हेमांक में अवनमन का मतलब कमी, ये नहीं पूछी है। आपसे पूछता क्या है, केवल विलयन का हेमांक निकालिए। तो विलयन का हेमांक निकालना है तो देखिए डेल्टा TF बराबर हेमांक में अवनमन बराबर, पहले होगा विलायक, विलायक का हेमांक माइनस का विलयन का हेमांक, विलायक का हेमांक माइनस विलयन का हेमांक, एस मतलब सॉल्यूशन, विलयन। डेल्टा TF कितना आया आपका 3.03 बराबर T0 विलायक, विलायक का हेमांक मतलब जल का हेमांक कितना होगा 0 माइनस का TS, तो उसने क्या पूछा था TS ही तो पूछा है, S मतलब सॉल्यूशन, विलयन, विलयन का हेमांक, तो TS बराबर माइनस का 3.03 डिग्री सेंटीग्रेड। और यदि आप इसको केल्विन में बदलना चाहें, या जब केल्विन में बदलेंगे तो TS बराबर माइनस 3.03 प्लस का 273, भाई केल्विन में बदलने के लिए 273 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा आपका केल्विन। ये आपका क्या हो गया केल्विन में आंसर, और ये केस में हो गया डिग्री सेंटीग्रेड में। एक बार फिर से देख लीजिए, दो पदार्थों को मिलाया है, दो पदार्थों को मिलाया और लिखा है भार से 5%, मतलब 100 ग्राम विलयन में 5 ग्राम यूरिया, और उसी 100 ग्राम विलयन में 10 ग्राम क्या है ग्लूकोज, 10 ग्राम ग्लूकोज उपस्थित है, ठीक है। तो विलायक जल कितना बचा, घटा दिया, तो जल पता चल गया 85 ग्राम है। इसके बाद आपने अणुभार निकाला, सूत्र लगाया, सूत्र लगाया तो सूत्र मोललता का होता है पदार्थ में मोलों की संख्या, पदार्थ हैं आपके पास दो, तो दोनों के मोल N1 प्लस N2 बटे विलायक का किलोग्राम में भार, और मोल बराबर क्या होता है W बटे M। तो देखिए W बटे M, और ये विलायक, इसको कैलकुलेशन किया तो डेल्टा TF आ गया, और आपको चाहिए था TS, तो TS निकालना था, तो देखिए TS डिग्री सेंटीग्रेड में आ गया, अगर केल्विन में चाहिए तो ये केल्विन में आ गया। चलिए दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल है 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर डेसी मोलर यूरिया विलयन का परासरण दाब ज्ञात कीजिए। R कैपिटल R का मान आपको दिया गया है। देखिए कैपिटल T कितना हो गया 27 में 273 जोड़ दिया तो ये हो गया 300 केल्विन, कैपिटल T परमताप। डेसी मोलर यूरिया मतलब यूरिया की मोलरता, जिसको आप लोग कहते हैं मोलैरिटी, मोलरता मतलब मोलैरिटी, तो यूरिया की मोलरता कहता है डेसी मोलर। डेसी मोलर का मतलब, डेसी का मतलब होता है 1/10, और मोलरता को प्रदर्शित करते हैं कैपिटल M से। आपने मोलरता का फॉर्मूला पढ़ा होगा, मोलरता बराबर होता है पदार्थ में मोलों की संख्या बटे विलयन का लीटर में आयतन, आयतन मतलब V। तो मोलरता का सूत्र क्या होता है N/V, मोलों की संख्या बटे आयतन लीटर में, यही रहेगा 1/10। अब यहां मात्रक बदल दे, N मतलब हो गया मोल प्रति, अपॉन का मतलब प्रति,
और V काय में होता है, लीटर में। ये हो गया, मतलब मोलरता दी थी, मोलरता से पता चल गया कि N/V आपका इतना है। और R तो आपको दिया है, लीटर वायुमंडल डिग्री मोल, ये R का मान दिया है। परासरण दाब पूछ रहा है P, तो सूत्र होता है PV बराबर NHT। तो P बराबर B को बटे में ले जाइए, अपॉन में, N/VHT हो गया। N/V का मान, N/V का 1/10, S का मान, T का मान, सही है ना, S का मान, R हो या S हो एक ही होता है। R होता है सार्वत्रिक गैस नियतांक, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, और S होता है विलयन स्थिरांक, सॉल्यूशन कांस्टेंट। दोनों एक ही होते हैं और मान भी एक ही होता है। तो आप R कहिए या S कहिए, बात एक ही है, ठीक। 0 से 0 कैंसिल, ये आ गया 2.46 वायुमंडल P, ये आपका फाइनल आंसर, ठीक। तो यहाँ डेसी मोलर था, और डेसी मोलर का मतलब मोलरता कितनी है, डेसी मतलब 1/10, तो मोलरता कितनी है, 1/10। आइए अगला सवाल देखते हैं। देखिए साथियों, अगला सवाल है, एक जलीय विलयन जिसमें 12.48 ग्राम BaCl2 मतलब बेरियम क्लोराइड 1 किलोग्राम जल में घुला है, 373.0832 केल्विन पर उबलता है। BaCl2 बेरियम क्लोराइड के वियोजन की मात्रा की गणना कीजिए। दिया है आपको Kb का मान। Kb क्या होता है साथियों, मोलल उन्नयन स्थिरांक, मोलल उन्नयन स्थिरांक, इंग्लिश में बोलेंगे मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, 0.52 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। और BaCl2 का आणविक द्रव्यमान का मतलब अणुभार 208.34 ग्राम मोल इनवर्स आपको ये दिया गया है। तो मेन फोकस क्या है, आपको निकालना क्या है, वियोजन की मात्रा, जिसको आप लोग एल्फा बोलते हैं। सॉल्व करते हैं। तो देखिए, आपको 12.48 ग्राम BaCl2 दिया गया है। BaCl2 की मात्रा, जिसको आप लोग बोलेंगे स्मॉल w, ये दिया गया है 12.48 ग्राम। 1 किलोग्राम जल, 1 किलोग्राम जल, तो जल की मात्रा, और आपको पता होगा जल को क्या बोलते हैं, विलायक, ये विलायक हो गया। इसकी मात्रा मतलब कैपिटल W, ये है 1 किलोग्राम। डेल्टा TB क्वथनांक में उन्नयन, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, डेल्टा TB, तो ये आपको दिया क्या गया है, 373.0832 केल्विन पर उबलता है, मतलब वो विलयन का क्वथनांक है, विलयन का, और यहाँ क्वथनांक में वृद्धि चाहिए। तो आप क्या करेंगे, ये जो दिया गया है 373.0832, इसमें से किसका, विलायक का क्वथनांक घटा देंगे। विलायक मतलब जल, देखिए यहाँ विलायक कौन है, जल, और जल का क्वथनांक कितना होता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड, लेकिन ये किस में दिया गया, केल्विन में, और जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेंटीग्रेड, उसको आप केल्विन में बनाओगे तो 273 जोड़ोगे तो 373 हो गया, तो 373 को घटा दीजिए, तो ये आ गया 0.0832 केल्विन। भाई ये केल्विन में था, इसको भी जल के क्वथनांक को भी केल्विन में बदला, तो जल के क्वथनांक को, जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेंटीग्रेड, इसमें आपने 273 जोड़ दिया तो ये हो गया 373 केल्विन, तो इसको घटा दिया तो ये इतना आ गया। Kb का मान आपको पहले से दिया गया है 0.52 केल्विन
किलोग्राम मोल इनवर्स। BaCl2 का आणविक द्रव्यमान मतलब अणुभार, अणुभार दिया गया 208.34 ग्राम मोल इनवर्स। ठीक है। अच्छा, अब देखिए हमने फॉर्मूला लगाया डेल्टा टीबी बराबर आई इंटू के बी गुणा मोललता, मोलैलिटी, मोललता। अच्छा, आई क्या होता है साथियों? आई होता है वांट हाफ गुणांक, वांट हाफ गुणांक आई होता है। ठीक है। इसमें आई क्यों लिया गया है? इसलिए लिया गया है क्योंकि ये जो BaCl2 है ये वियोजित होता है, टूट जाता है। जैसे मान लीजिए इस BaCl2 के स्थान पर यूरिया होता NH2CONH2, तो ये अपघटित नहीं होता धनायन और ऋणायन में। इसमें ना पता चल रहा है कि धनायन कहाँ है, ना पता चल रहा है कि ऋणायन कहाँ है। इसका मतलब ये आयनों में नहीं टूटता है। NaCl सबको पता है NaCl टूट जाता है आयनों में, Na+ और Cl-। तो जो आयनों में टूटेगा उसके लिए आई लगाएंगे और जो आयनों में नहीं टूटेगा उसके लिए आई भी नहीं लगेगा। आई मतलब क्या होता है? वांट हाफ गुणांक। जैसे ग्लूकोज C6H12O6, ना तो इसमें धनायन पता है ना ऋणायन पता है। इसका मतलब है कि आयनों में नहीं टूटेगा तो इसके लिए आई नहीं लगाया जाएगा। लेकिन BaCl2 तो आपको पता है Ba+2 होता है और Cl- का होता है। इसका मतलब आयनों में टूट गया, वियोजित हो गया, और वियोजित हो गया तो आई इसमें लगाया जाएगा। ठीक। डेल्टा टीबी कितना आया? 0.0832 बराबर आई। केबी का मान 0.52 गुणा मोललता। मोललता बराबर सूत्र या हम लिखे दे रहे हैं, मोललता बराबर पदार्थ में मोलों की संख्या, मोलों की संख्या बटे विलायक का किलोग्राम में भार, या फिर इसी को आप कह सकते हैं पदार्थ की ग्राम में मात्रा बटे अणुभार गुणा विलायक का किलोग्राम में भार। भाई मोल बराबर क्या होता है? W/m। तो मोल बराबर देखिए मात्रा हो गई W और m हो गया अणुभार। तो यहाँ पे इसका सूत्र खोल दिया है। मोल बराबर क्या है? W/m, और ये जैसा था वैसा ही लिखा हुआ है। तो देखिए पदार्थ की ग्राम में मात्रा, ग्राम में मात्रा पदार्थ ये है, तो ये हो गया 12.48 बटे अणुभार। अणुभार कितना है? अणुभार ये है 208.34, देख लीजिए 208.34 गुणा विलायक का किलोग्राम में भार। विलायक मतलब जल, इसका किलोग्राम में ही दिया है एक। ठीक है। यहां से आप आई का मान निकालिए। आई बराबर 0.0832 गुणा 208.34 बटे 0.52 गुणा 12.48। इसका दशमलव और इसका दशमलव हट गया, इसका दशमलव और इसका दशमलव हटाया, तो यहाँ नीचे 2 जीरो और बढ़ जाएंगे। भाई 1 2 3 4, यहाँ 1 2, यहाँ पे 2 जीरो बढ़ गए। जब आप इस पूरी कैलकुलेशन को सॉल्व करेंगे तो आई का मान आएगा 2.67। ये आई का मान आया। आई क्या है? वांट हाफ गुणांक। आपको निकालना है वियोजन की मात्रा। तो देखिए वियोजन की मात्रा निकालने के लिए BaCl2 बेरियम क्लोराइड जब ये टूटेगा तो Ba+2 बनाएगा, और Cl कितने? 2Cl, और Cl क्या होता है? माइनस का। भाई Ba तो होता है प्लस का 2 और Cl होता है माइनस का, लेकिन 2 Cl है तो 2 लगा दिया। अब ये शुरुआत में यहाँ
प्रारंभ में BaCl2 को मान लिया 1, ये शुरुआत में 1 है, तो शुरुआत में प्रारंभ में ये उत्पाद 0 रहेगा, बिल्कुल शुरुआत के समय में उत्पाद तो होगा नहीं, यही भर होगा, तो मान लिया इसको ये 1 है तो ये 0 हो गया। साम्यावस्था मतलब इक्विलिब्रियम पर ये कुछ खर्च होगा, वियोजित होगा, डिसोसिएट होगा, तो ये खर्च होगा और जो खर्च होगा उसी हिसाब से आपका प्रोडक्ट बन जाएगा। तो मान लिया वियोजन की मात्रा आपको निकालना है, वियोजन माने टूटना, एल्फा वियोजन की मात्रा है, तो ये एल्फा टूट गया, एल्फा खर्च हो गया, तो था 1 और खर्च कितना हो गया एल्फा, तो बचा कितना 1 माइनस एल्फा। ठीक है, जो खर्च हुआ आपका ये है एल्फा, तो जो खर्च होगा उसी से उत्पाद बनेगा, तो ये एल्फा बन जाएगा और ये बनेगा 2 एल्फा। क्यों? क्योंकि देखिए यहां कुछ नहीं है तो 1 है और ये इसका कितना है डबल है, दुगना है, तो अगर ये एल्फा होगा तो ये उसी के दुगने में खर्च बनेगा 2 एल्फा। ये रिएक्शन से देखा जाता है, एक बार फिर से देख लीजिए, यहां देखिए कुछ नहीं लिखा है तो क्या लिखा है 1, यहाँ खर्च क्या हुआ था एल्फा, तो एल्फा से ही उत्पाद बनेगा, तो यहाँ तो 1 लिखा है तो यहाँ तो एल्फा बना दिया, लेकिन यहाँ 2 है, इसका मतलब ये इससे दुगना होगा, दुगना होगा तो देखिए 2 एल्फा बना दिया। ठीक, अब आई बराबर क्या होता है, आई वांछाव गुणांक, आई बराबर होता है वियोजन के पश्चात कणों की संख्या, वियोजन के पश्चात कणों की संख्या। देखिए यहाँ वियोजन हो गया, यहाँ भी ये वियोजन के बाद ये स्थिति है, तो कणों की संख्या टोटल कितना हो गया 1 माइनस एल्फा प्लस एल्फा प्लस 2 एल्फा, सबको जोड़ दिया, अपॉन वियोजन से पहले कणों की संख्या, तो वियोजन से पहले ये स्थिति है जब टूटा नहीं था, भाई जब टूटा नहीं था तभी तो ये 0 था, तो टोटल कितना हो गया टोटल 1। आई बराबर क्या होता है वियोजित हुए अणुओं की संख्या, तो वियोजित ये है, वियोजित ये है और वियोजित ये है, तो वियोजन के बाद ही तो ये बन रहा है, तो वियोजन के बाद कुल कितने हो गए जोड़ दिया, और वियोजन से पहले कुल कितने थे तो वियोजन से पहले कुल जोड़ दिया, एल्फा से एल्फा कैंसिल, तो आई बराबर 1 प्लस 2 एल्फा, तो 2 एल्फा बराबर आई माइनस 1, पक्षांतर कर दिया, एल्फा बराबर आई माइनस 1 अपॉन 2, आई का मान निकाल चुके हैं 2.67 ऋण 1 बटे 2, तो एल्फा बराबर आ गया 0.835, एल्फा को ही आप क्या बोल रहे हैं वियोजन की मात्रा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। परसेंटेज में निकालना हो तो परसेंटेज में निकाल दीजिए, 100 का मल्टीप्लाई कर दें, 100 का गुणा, प्रतिशत में निकालना वियोजन की प्रतिशत मात्रा, भाई वियोजन की मात्रा पूछी जाएगी तो वियोजन की प्रतिशत मात्रा भी निकाल देते हैं, 100 का गुणा करा देंगे तो ये आ गया 83.5%। एक बार फिर से देख लीजिए साथ में, स्मॉल w दिया था, कैपिटल W दिया था, मतलब पदार्थ दिया था और विलाय की मात्रा दी गई थी, डेल्टा टीवी निकालने के लिए हमने इसमें से घटा दिया, ये क्या है ये जल का क्वथनांक है, केबी दिया है, अणुभार दिया है, सूत्र लगाए डेल्टा टीवी बराबर आई गुणा केबी गुणा मोललता। आई क्यों आया, क्योंकि अगर पदार्थ वियोजित हो जाता है, टूट जाता है धनायन और ऋणायन में तो आई आता है, तो आई आ गया, आई का मान निकल आया। इसके बाद आपने BaCl2 को वियोजित कर दिया तो धनायन और ऋणायन में हो गया। प्रारंभ में ये 1 मान लिया तो ये प्रारंभ में उत्पाद होगा ही नहीं, 0 साम्य अवस्था पर इक्विलिब्रियम पर ये एल्फा खर्च हुआ, या उसी को कह दीजिए एल्फा वियोजित हो गया, टूट गया, तो बचा कितना 1 माइनस एल्फा, और इससे उत्पाद बनेगा तो ये एल्फा बनेगा और ये इसका दुगना है तो ये 2 एल्फा बनेगा। आई बराबर क्या होता है वियोजन के बाद कणों की संख्या, तो
टोटल जोड़ दीजिए, बटे वियोजन से पहले कणों की संख्या, इसको टोटल जोड़ दीजिए, ये आ गया। सॉल्व किया तो अल्फा का मान आपका, क्योंकि आई का मान पहले निकाल चुके थे तो अल्फा का मान आ गया, परसेंटेज में निकालना है तो 100 का गुणा करा दिया, तो ये आपका आंसर हो गया। अगला सवाल देखिए साथियों, एक H2SO4 अम्ल विलयन की मोललता की गणना कीजिए, जिसमें जल का मोल प्रभाज आपको दिया गया है 0.85। निकालना क्या है साथियों, मोललता, मोलैलिटी, और दिया क्या है मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन किसका मोल फ्रैक्शन, जल का मोल फ्रैक्शन, मतलब मोल प्रभाज आपको दिया गया है। आइए सॉल्व करते हैं। जल का मोल प्रभाज 0.85 आपको दिया गया है, और दूसरा क्या है H2SO4, तो H2SO4 का मोल प्रभाज, कितना हो जाएगा, तो देखिए ये जल विलायक हो गया और ये विलेय हो गया, विलायक है और विलेय है, दोनों का मोल प्रभाज हमेशा जोड़ने पर एक होता है। विलेय का मोल प्रभाज और विलायक का मोल प्रभाज, विलेय का मोल प्रभाज मतलब पदार्थ का मोल प्रभाज कह लीजिए, या विलेय का मोल प्रभाज, और विलायक का मोल प्रभाज, दोनों को जोड़ने से कितना आना चाहिए, एक आना चाहिए। तो अगर एक का पता है तो दूसरे का निकालना है, तो एक में से घटा दीजिए, तो 1 माइनस 0.85, तो ये कितना बचा 0.15, ठीक है 0.15। अब देखिए जल का मोल प्रभाज, 0.85, इसका हमने सूत्र लगाया मोल प्रभाज का। तो मोल प्रभाज का सूत्र होता है, जिसका मोल प्रभाज निकालना हो, किसका निकाल रहे हैं आप मोल प्रभाज, जल का, तो जिसका मोल प्रभाज निकालना हो उसके मोल ऊपर रखते हैं, जल के मोल बटे जल के मोल प्लस H2SO4 के मोल, H2SO4 के मोल, ये कितना है 0.85, ये ज्यों का तो ये सूत्र खोल दिया। अब आप अपनी सुविधा के लिए मान लीजिए, माना जल के मोल कैपिटल N तथा H2SO4 के मोल स्मॉल n है, ये सुविधा के लिए आपने मान लिया। तो देखिए क्या लिख सकते हैं, स्मॉल n अपॉन, सॉरी जल के मोल क्या है कैपिटल N अपॉन कैपिटल N प्लस स्मॉल n 0.85, समीकरण 1। इसको देखिए H2SO4 का मोल प्रभाज, ये कितना दिया है आपको 0.15, इसका भी सूत्र खोलिए। तो इसका सूत्र है, हमने आपको बताया जिसका भी मोल प्रभाज निकालना हो, जिसका भी मोल प्रभाज निकालना हो उसके मोल ऊपर रखना पड़ते हैं। तो H2SO4 के मोल और बटे में दोनों को जोड़ दीजिए, तो वही जल के मोल प्लस H2SO4 के मोल 0.15। H2SO4 के मोल क्या है, स्मॉल n अपॉन कैपिटल N प्लस स्मॉल n 0.15, समीकरण नंबर 2। समीकरण 1/2 कर दीजिए, भाग दे दिया। जैसे आपने भाग दिया, कैपिटल N अपॉन, इसको लिखा बटे बराबर 0.85 बटे 0.15, इससे ये कैंसिल, दशमलव से दशमलव कैंसिल, इसको अगर काटेंगे आप तो 5 से कटेगा 5 की 15, और ये कटेगा 5 एकम 5,
5 सते 35। यहां देखिए अब इसको, कैपिटल एन अपॉन स्मॉल एन बराबर, कैपिटल एन अपॉन स्मॉल एन बराबर 17/3। ठीक है, 17/3। इसको समीकरण नंबर 3 मान लिया। अब आपसे पूछा क्या गया था, मोललता। तो मोललता बराबर पदार्थ कौन है यहाँ साथियों, H2SO4 के मोल बटे विलायक, विलायक कौन है साथियों, जल, विलायक का किलोग्राम में भार। ठीक है, ये तो सूत्र हो गया। अब पदार्थ के मोल, H2SO4 के मोल आपने कितने माने, H2SO4 के मोल n, स्मॉल एन हो गया, अपॉन विलायक का किलोग्राम में भार। तो विलायक का किलोग्राम में भार, तो हमने मान लिया कैपिटल W। क्यों कैपिटल W माना, विलायक मतलब जल, और जल वाले के मोल कैपिटल N माने, कैपिटल में माने हैं, इसलिए हमने विलायक का भार भी कैपिटल W कर दिया। ठीक, अच्छा ध्यान दीजिएगा, यदि अगर हम यहां पर कैपिटल M का गुणा करें और कैपिटल M का भाग करें, तो आप बताइए कोई फर्क पड़ेगा क्या, M से M कट जाएगा, तो W ही लिखा हुआ है। फिर से देख लीजिए, ये आपने अपने मन से किया है, कैपिटल M से कैपिटल M कट जाएगा। ऐसा क्यों किया उसको समझिएगा। मोल बराबर क्या होता है, मोल बराबर होता है W/M। ठीक है, मोल बराबर W/M। तो यहां पे देखिए W/M, ये मोल बन गया, किसके मोल बन गया, तो ये जो W था ये जल की मात्रा थी, W क्या थी, जल की मात्रा, और M होता है अणुभार, तो अणुभार भी किसका हो गया, जल का अणुभार हो गया। तो W/M इसके स्थान पर मोल लिख सकते हैं। ये जो W होगा ये किसमें होगा, ग्राम में। अच्छा, ये जो ग्राम में होगा और चाहिए काय में, किलोग्राम में, तो ग्राम को किलोग्राम में बदलने के लिए आपको 1000 का साथियों क्या देना पड़ेगा, भाग देना पड़ेगा। एक बार फिर से देख लीजिए, यही मेन पॉइंट है, अगर आपको समझ में आ गया तो सवाल बिल्कुल सरल है। अच्छा, इसको हम फिर से आपको समझाते हैं। पदार्थ के मोल N हो गया, विलायक का किलोग्राम में भार W हो गया। ये जो W है ये ग्राम में होगा। क्यों ग्राम में होगा, क्योंकि यहाँ मोल की चर्चा हो रही है, मोल की। तो मोल N बराबर होता है W/M। हम यहाँ लिखे दे रहे हैं N मोल बराबर W/M, ग्राम में मात्रा, और ये क्या है, M अणुभार। ठीक है, तो यहां पे गौर करिएगा, इसको हम मोल बनाना चाह रहे हैं, मोल बनाना चाह रहे हैं, तो हमने क्या किया, कैपिटल M का भाग दे दिया और कैपिटल M से गुणा करा दिया। क्योंकि यहां कैपिटल W था तो हमने इसको कैपिटल M बना दिया। और ये आप जान रहे हैं कि W/M क्या बन गया, मोल बन गया। लेकिन ये W होता किसमें, ग्राम में, और आपको किसमें चाहिए, किलोग्राम में। भाई सूत्र में तो किलोग्राम में होता है, तो अगर ये ग्राम में होगा तो ये तो सूत्र बन गया, लेकिन अगर किसको किलोग्राम में बदलेंगे तो 1000 का क्या करना पड़ेगा भाई, ग्राम को किलोग्राम में बदलने के लिए आप क्या करेंगे, 1000 का भाग करेंगे। N अपॉन इसके स्थान पर कैपिटल N लिख सकते हैं, क्योंकि कैपिटल W था क्या, जल की मात्रा, और M क्या है, जल का अणुभार। M क्या है, जल का अणुभार। ये हो गया। अच्छा, ये 1000 कहां चला जाएगा, ऊपर, ऊपर चला गया, और कैपिटल M कहां रहेगा, नीचे, जहां कैपिटल M जल का अणुभार होता कितना है,
18। जल का अनुभार H2O, तो O का 16 और H2 का कितना हो गया 2, तो 16 और 2 18। अच्छा, इसका मान देखिए समीकरण 3 से, समीकरण 3 से कितना रख सकते हैं, समीकरण 3 से, तो समीकरण 3 से अगर देखें तो स्मॉल n ऊपर है और कैपिटल N नीचे है, इसका मतलब 3/17, सही है, 3/17। फिर से देख लो आप, कैपिटल N ऊपर है, स्मॉल n नीचे है, यहाँ हमारा उल्टा है, स्मॉल n ऊपर है तो यहाँ 3 ऊपर आ जाएगा और 17 नीचे, 1000 ज्यों का त्यों। और m का m मतलब अणुभार, किसका अणुभार, जल का अणुभार, कितना 18। ये जब आप इसको हल करेंगे तो आएगा 9.8 स्मॉल m, क्योंकि मूललता को प्रदर्शित करते हैं आप स्मॉल m से। ये आपका फाइनल में आंसर हो गया। देखिए समझने वाली बात यहाँ पर है कि m का गुणा और भाग किया, आप देख लीजिए m से m कट जाएगा, ये ऐसा हमने इसलिए किया क्योंकि ये मोल बन जाएगा, और मोल बन जाएगा तो हमने यहाँ कैपिटल N रख दिया। ये इसलिए किया क्योंकि देखिए इसका मान अपन को पता चल गया है। बस यहाँ उल्टा है, इसको अगर पलट देंगे तो 3 ऊपर हो जाएगा, 17 नीचे हो जाएगा, तो 3/17, 1000 ज्यों का त्यों। m अणुभार है, जल का अणुभार कितना 18, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 9.8। लास्ट सवाल और देख लीजिए। देखिए साथियों, किसी ताप पर शुद्ध बेंजीन का वाष्प दाब 0.850 बार है, 0.5 ग्राम अवाष्पशील विद्युत अनअपघट्ट ठोस को 39 ग्राम बेंजीन, जिसका मोलर द्रव्यमान का मतलब यहाँ पे अणुभार से है, मॉलिक्यूलर वेट 78 ग्राम मोल इनवर्स में घोला गया, प्राप्त विलयन का वाष्प दाब 0.845 बार है, ठोस का मोलर द्रव्यमान निकालना है। क्या निकालना है, ठोस का मोलर द्रव्यमान आपको निकालना है। देखिए साथियों, शुद्ध बेंजीन का वाष्प दाब है, शुद्ध बेंजीन का वाष्प दाब, इसको P0 से प्रदर्शित किया, 0.850 बार ये दिया गया, ठीक है। इसके बाद विलयन का वाष्प दाब, विलयन का वाष्प दाब, इसको हमने कह दिया PS, S मतलब सॉल्यूशन, जिससे आपको पता चलता रहे कि अच्छा ये PS है, S मतलब सॉल्यूशन। ये कितना है 0.845 बार। अच्छा, इसके बाद 0.5 ग्राम अवाष्पशील विद्युत अनअपघट्ट ठोस, मतलब ये जो 0.5 ग्राम है ये पदार्थ की मात्रा दी गई है, पदार्थ, तो पदार्थ को मान लिया स्मॉल w, 0.5 ग्राम, ठोस को 39 ग्राम बेंजीन में घोलने पर, बेंजीन है विलायक, तो विलायक को मान लिया कैपिटल W 39 ग्राम। देखिए अगर आपसे ये लिखने में गलती हो जाए तो गलती नहीं होना चाहिए, आपको हम समझाने का तरीका बता रहे हैं कि शुद्ध है तो P0 P0, ये विलयन था तो S लगा दिया हमने, सॉल्यूशन याद रहेगा। विलेय और विलायक, विलेय और विलायक, तो यहां विलेय कौन है, ठोस, और विलायक कौन है, बेंजीन, बेंजीन। तो देखिए साथियों, जब आप लोग प्रदर्शित करते हैं स्मॉल w कैपिटल W, तो विलेय लिखने में भी आपको दिख रहा होगा छोटा सा है, और विलायक लिखने में बड़ा हो गया, विलेय लिखने में छोटा है और विलायक लिखने में कैसा हो गया, बड़ा हो गया। तो जो छोटा है उसको स्मॉल w बना दीजिए, जो बड़ा है उसको कैपिटल W बना दीजिए। अणुभार भी इसको स्मॉल m बनाएंगे, इसका अणुभार कैपिटल M बनाएंगे, तो याद करना भी सरल है। विलायक लिखने में भी बड़ा है तो इसके जो प्रदर्शित करने का है उसको भी अपन ने बड़े से प्रदर्शित कर दिया, और विलेय लिखने में भी छोटा है तो जो भी उसको प्रदर्शित कर रहे हैं वो स्मॉल से प्रदर्शित कर रहे हैं, ठीक। अच्छा, ये जो बेंजीन का मोलर द्रव्यमान है ये स्मॉल m होगा कि कैपिटल M होगा, तो बेंजीन विलायक है, विलायक, तो ये कैपिटल M कितना है 78
ग्राम मोल इनवर्स। और ठोस का मोलर द्रव्यमान कह रहा है, इसका मतलब स्मॉल m आपको बताना है। ठीक है, तो आपने एक सूत्र राउल्ट के नियम से पढ़ा होगा, स्मॉल m बराबर स्मॉल w बटे कैपिटल W गुणा कैपिटल M गुणा P0 अपॉन P0 माइनस PS। ये फॉर्मूला है। मान रखिए स्मॉल w 0.5, कैपिटल W 39, कैपिटल M 78, P0 0.850 माइनस का 0.845, 0.5 बटे 39 गुणा 78 गुणा 0.850 बटे, इसको जब आप घटाएंगे तो 500 इतनी बचेगा। इस दशमलव से ये दशमलव कैंसिल, ये दशमलव हटाया तो यहाँ पे 10 आ गया। जब आप पूरी कैलकुलेशन आप करेंगे 5 से ये 5 कैंसिल, 39 इससे ये कट गया 2 बार, 0 से ये 0, 85 दूनी 170, तो स्मॉल m कितना आ गया 170। ये आपका फाइनल आंसर आ गया। तो हमने आपको यहां ये समझाया कि बिल ए लिखने में छोटा है तो जो भी उसको प्रदर्शित कर रहे हैं आप स्मॉल लेटर से प्रदर्शित कर लीजिए, और विलायक लिखने में भी बड़ा है तो उसमें जो भी उसको प्रदर्शित करना होगा तो कैपिटल लेटर से प्रदर्शित कर लीजिए। तो ये हो गया, ये सूत्र होता है, फॉर्मूला होता है स्मॉल m बराबर स्मॉल w बटे कैपिटल W गुणा कैपिटल M गुणा P0 अपॉन P0 माइनस PS। मान रख दिया, आपका आंसर आ गया। तो उम्मीद करते हैं साथियों आपको चैप्टर बिलियन इंग्लिश में सॉल्यूशन, इसके जो बोर्ड परीक्षाओं के प्रीवियस ईयर के न्यूमेरिकल क्वेश्चन हैं ये आपको समझाने का प्रयास किया गया था, कि जिससे कि आप इन न्यूमेरिकल को अच्छे से समझ के और इससे मिलते जुलते न्यूमेरिकल अगर परीक्षा में आते हैं और ये सभी इम्पोर्टेंट है, अगर आपको ये बनते हैं तो छोटे छोटे सवाल जैसे मोलरता, मोललता, मोल प्रभाज, तो छोटे सवाल आराम से बन जाएंगे जब आप इस प्रकार के सवालों को हल कर लेंगे। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको इस वीडियो से काफ़ी मदद मिलेगी। ठीक है, आपको बोर्ड परीक्षाओं में इससे काफ़ी मदद मिलती है। धन्यवाद।